नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ऐसे में सीएम धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। आपको बताते चलें कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन होने वाला है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये समीक्षा बैठक सीएम उत्तराखंड के प्रतिभागी दल से आज संवाद भी करने वाले हैं। बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है जहां विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होने वाला है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री की ओर से सीएम अधिकारियों को निर्देश देंगे। तमाम ऐसे विषय जिस पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा भी करने वाले हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री तमाम निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। उत्तराखंड के तमाम प्रतिभागी दल यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और ऐसे में अधिकारियों को मुख्यमंत्री निर्देश भी देने वाले हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक और इसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देशित भी करते हुए नजर आएंगे। तो इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक है। अधिकारियों के साथ इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो आज ये बैठक और ज्यादा जानकारी के साथ अपनी सहयोगी देहरादून से दीपिका भंडारी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, कब ये बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे ये बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन जो मुख्यालय है राजपुर रोड स्थित, वहाँ पर ये बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जो वन विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं और सीएम धामी जो भी विकास कार्य और योजनाएं जो लागू की गई है, जिसपे काम चल रहा है, जिसका कार्य प्रगति पे है, निर्माण कार्य प्रगति पे, उसको लेकर के जो तमाम जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज अधिकारियों से लेंगे। सीएम धामी देखिए आज जो है खासतौर पर देहरादून का जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखेंगे। वन विभाग के जो तमाम अधिकारी है, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आज सीएम धामी जो है अधिकारियों ने कितना काम किया है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसकी घोषणा की गई है और जो कार्य प्रगति पर है उस पर क्या कुछ काम किया है अधिकारियों ने, इसका आज पूरा जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और ये भी पूरा उसमें भरोसा है कि अगर किसी ने किसी काम के प्रति लापरवाही बरती होगी अधिकारियों ने तो फटकार भी लगने वाली है, क्योंकि हमने हर बार देखा है जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें तो तमाम अधिकारी अगर कोई लापरवाही बरतता है काम में, या क्योंकि देखिए हमेशा से ये कहा जाता है कि सरकार जो है घोषणाएं करती है, काम करवाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम करना होता है, जो धरातल पर काम दिखता है, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी किस तरीके से इस काम को कराते हैं, क्या कितनी गंभीरता से वो काम करते हैं, ये अधिकारियों पर निर्भर करता है। इसीलिए इतना बड़ा जो दफ्तर खोले हैं उनके लिए कुर्सियां है वो इसीलिए है। लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसको लेकर के सीएम धामी गंभीर है और समय समय पर वो ऐसी बैठकें जो है समीक्षा बैठक करते रहते हैं। और आज वन मुख्यालय में ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो देहरादून में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक वो करेंगे और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई, चेतावनी भी देने वाले हैं। बिल्कुल दीपिका, वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक और बड़ी जानकारी लोगों तक साझा करते देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां उर्मिला सनावर से पुलिस ने पूछताछ की। ऐसे में पुलिस ने 8 घंटे तक उर्मिला से पूछताछ की। बड़ी जानकारी से उर्मिला के फोन से कुल 46 रिकॉर्डिंग पुलिस ने ली है। उर्मिला सनावर ने एसआईटी के सामने अहम बयान भी दिया। सुरेश राठौर की ऑडियो क्लिप भी पुलिस के हाथ लगी। एसएसपी को सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से दिया गया, रिपोर्ट का आदेश है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी है, जहां उर्मिला सनावर के बयान के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुरेश राठौर का अगर हम जिक्र करें तो उनके भी तमाम ऑडियो क्लिप ऐसे जो पुलिस के हाथ अब लग चुके हैं। उर्मिला सनावर से पुलिस ने पूछताछ की, लंबे समय तक ये पूछताछ पुलिस के साथ ही, लगभग 8 घंटे का वो समय था जब पुलिस ने उर्मिला सनावर से पूछताछ की और तमाम जो उनके पास सबूत थे, जो फोन से कुल रिकॉर्डिंग्स थी, लगभग 46 रिकॉर्डिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि पुलिस के हाथ लगी। और एक बार फिर हम अपने सहयोगी दीपिका का रुख कर लेते हैं। दीपिका, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से उर्मिला सनावर के बयान के बाद उत्तराखंड में हमने देखा कि सियासत भी गरमाई गई और ऐसे में सड़कों पर पूरा उत्तराखंड उतरता हुआ नजर आया और अब जब ये कहा जा रहा था कि अगर सबूत हैं तो पुलिस के सामने पेश किए जाएं, अब उर्मिला के पास जो सबूत थे वो पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं।
जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जो जनसैलाब है वो सड़कों पे देखने मिला उत्तराखंड के, उसके बाद देखिए खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी थी कि खाली इस मामले में जो है राजनीति हो रही है और अंकिता भंडारी के माता पिता जो चाहेंगे वो जो कार्रवाई है वो होगी। और कल देखिए मुख्यमंत्री अंकिता भंडारी के माता पिता से भी मिले हैं। और बात करें उर्मिला सनावर सुरेश राठौर की, तो देखिए कई दिनों के बाद अंडरग्राउंड रहने के बाद जो उर्मिला है वो बीती रात देहरादून पहुंची। उनकी जितनी भी फोन रिकॉर्डिंग थी, जितनी भी उनके पास सबूत थे, वो उन्होंने देहरादून पुलिस और एसआईटी को दिए हैं। क्योंकि देखिए देहरादून में उनमें 2 मुकदमे दर्ज है, एक नेहरू कॉलोनी थाने में और एक डालनवाला थाने में। तो दोनों ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, उनके पास जो सबूत है, जो रिकॉर्डिंग है वो उनसे लिए गए हैं। और साथ ही देखिए उनको ये भी कहा गया है, ये सलाह दी गई है कि आप ये रिकॉर्डिंग ना तो किसी को देंगी, ना इससे कोई छेड़छाड़ करेंगी, ना इसे आप डिलीट करेंगी। क्योंकि ये जो तमाम रिकॉर्डिंग है वो एफएसएल के लिए गई है, इसकी जांच होगी, इसकी बाकायदा जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं तमाम वो इसकी जांच करेंगे कि आखिरकार ये रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई या फिर ये कोई ऐसी स्क्रिप्टेड या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग तो नहीं है कि इससे एडिट करके कुछ इसमें बदलाव किया गया हो या नाम लिए गए हो या एडिट करके किसी एक विशेष व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश रची गई हो। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसे एफएसएल भेजा जाएगा। हमारे जो वहाँ पे टीम होगी, पूरी फोरेंसिक की टीम होगी, वो इसकी जांच करेगी कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। और एक बात और है, जब उर्मिला सनावर यहाँ पहुंचती है तो उनके साथ दर्शन भारती जो कि हिंदूवादी संगठन के नेता है वो भी यहाँ उनके साथ पहुंचते हैं। और वो लगातार एक बात ये कह रहे हैं कि दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर एक ही मठाधीश के जो सदस्य है वो है और इनके बीच पुरानी दुश्मनी है। और ये पूरा कराया सुरेश राठौर का है, क्योंकि सुरेश राठौर चाहता था कि दुष्यंत कुमार गौतम बदनाम हो, उन्हें उनका बहिष्कार हो, पार्टी से भी बहिष्कार हो, साथ ही जो मठाधीश के वो सदस्य हैं उससे भी बहिष्कार हो। एक रिकॉर्डिंग और जो है सुरेश राठौर और उर्मिला की वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर सुरेश राठौर जो है उर्मिला को कह रहे हैं कि आप दुष्यंत कुमार गौतम का नाम क्यों नहीं लिया तुमने। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसमें साजिश की हमें बू आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से भी दुष्यंत कुमार गौतम को राहत मिली है। तमाम जिन्होंने नाम डाले हैं वीआईपी को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम के, उसको डिलीट करने के जो आदेश है वो कोर्ट ने दिए। और मैं बताऊंगी आपको कि मेल भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ तमाम जिन लोगों ने दुष्यंत कुमार गौतम का नाम वीआईपी से जोड़कर डाला था उनको मेल आने शुरू हो गए हैं कि इस कंटेंट को हटाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जहां एक तरफ हाईकोर्ट से दुष्यंत कुमार गौतम को राहत मिली है, तो वही अब उर्मिला सनावर और जो सुरेश राठौर की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उससे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। क्योंकि दोनों की कट्टर दुश्मनी है बता रहे हैं। और भाजपा कार्यालय जो हम रोज जाते हैं वहां पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ये जानकारी दी है कि दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर के बीच 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है और जो गट्टू और वीआईपी का नाम ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब लगता है साजिश है। लेकिन जल्द इसमें खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने तमाम जो रिकॉर्डिंग है, फोन है, वो जब्त कर लिया है, रिकॉर्डिंग ले ली है, उसे जांच के लिए भेज दिया है। जल्द इसमें हमें मुझे लगता है कि पूरा न्याय होगा इसमें। बिल्कुल दीपिका, अगर हम उर्मिला सनावर के पहले वीडियो को देखें जो उन्होंने अपलोड किए थे, जिसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया, और ऐसे में अब का जो उनका लेटेस्ट वीडियो आया है देहरादून जब वो पहुंचे, उसके बाद जब वो पुलिस से मिली, उसके बाद के वीडियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुर भी कहीं ना कहीं उनके बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि राजनीति इस पर मत करो। बिल्कुल। देखिए सब हैरान हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया में तमाम जो लोग हैं वो इनको कह रहे हैं कि आप जो है पैसे में बिक गई हैं, आपको शायद पैसा खिला दिया है। लेकिन उर्मिला यही कह रही है कि जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है दुष्यंत कुमार की और सुरेश राठौर की, मेरी को जो नाम लिया गया है दुष्यंत कुमार का, उसका जो है अंकिता भंडारी केस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो विपक्षी दल है वो अंकिता भंडारी के नाम पे राजनीति कहीं ना करें। तो आखिरकार जब ये रिकॉर्डिंग वायरल की गई और जब उर्मिला सनावर चीख कर सोशल मीडिया पर लाइव आके कहती थी कि सड़कों पे आओ, विपक्षी दलों को कहती थी कि सड़कों पे आओ, अंकिता के लिए न्याय करो, तो अब जो है ऐसा क्या हो गया है आखिरकार? ऐसा क्या उर्मिला को लग रहा है कि वो फंसते नजर आ रही है? क्या उर्मिला को लग रहा है कि अब वो जल्द सड़कों के पीछे होगी, उस पर कड़ी कार्रवाई जो अब सरकार करने जा रही है? क्या ये डर सता रहा है उर्मिला को? हो सकता है तब जो उनके सुर बदले हो, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पे लिखा है कि अब अंकिता के नाम पर राजनीति ना करें। और कुछ दिन पहले खुद आकर वो लाइव दे रही थी, सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे आके लाइव दे रही थी। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? हर कोई हैरान है कि आखिरकार उर्मिला को क्या हो गया है। एक तरफ पहले उन्होंने अंकिता भंडारी मामले में जमकर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया, सुरेश राठौर का नाम लिया, और अब जो है उनके जो सुर है वो बदले नजर आ रहे हैं। वो कह रही राजनीति ना करो। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरीके का स्तर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का स्तर जो वो कुछ लोग जो है पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी बेटी की मृत्यु होती है उसका गलत होता है, तो ऐसे में आप उसके नाम पे अगर राजनीति करते हैं, लाइव आते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, उसके बाद आप पलट जाते हैं कि नहीं इसके नाम पे राजनीति ना करें,
तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, घर बैठे बैठे बच्चा जो इस वीडियो को देखता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि खराब होती है, सरकार की छवि खराब होती है। तो मुझे लगता है उर्मिला सनावर पर अगर वो उनके सुर बदल गए तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल दीप का तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जो बीते दिन अंकिता भंडारी मामले को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की रिकॉर्डिंग को लेकर भी हंगामा हुआ और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई सभासदों और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है और इस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पहले से तय था और इसकी तारीख भी पहले से ही घोषित हो चुकी थी। हमारा कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला तय होती है। उस श्रृंखला के आधार पर यह बात तो मैंने कई दिन पहले तिथि घोषित कर दी, 7 तारीख को से ज्वाइनिंग प्रारंभ हो रहा है, तो उसका इससे जुड़ने का विषय बनता ही नहीं है। हमारे सारे कार्यक्रम यथावत कार्यक्रम के तिथियों अनुसार जो घोषित होते हैं उसी आधार पर हमारे कार्यक्रम होते हैं और घोषित आधार पर ही कार्यक्रम है। हम किसी के द्वारा दूसरा संगठन का क्या विषय है उसको कभी आधार बनाकर अपने कार्यक्रम संगठन नहीं बनाते हैं। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि सुरेश राठौर और दुष्यंत कुमार गौतम के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक ही समूह और मठ के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सामने आए रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर दुष्यंत कुमार का नाम लेने के लिए कह रहे हैं। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि सुरेश राठौर ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है और यहां तक कि उन पर मार करने की बातें भी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरेश राठौर जानते हैं कि वीआईपी कौन है और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनी है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया, हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। तो बेड़ा गर्क इसका होना चाहिए, इसको। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके विरोध में कुछ संगठन और लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। अंकिता के पिता ने जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद में हिस्सा लेने की अपील की है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हमेशा बीजेपी के साथ रही है और उनका भरोसा पार्टी पर है। जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और यह पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो चलिए आगे बढ़ने के बाद देहरादून की कर लेते हैं। जो बीजेपी के बाद कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने भी अपना कुनबा बढ़ा लिया। उत्तराखंड कांग्रेस में रिटायर अफसरों की ज्वाइनिंग होगी। पूर्व सैनिक कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल सदस्यता ग्रहण कराएंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए तैयार है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में रिटायर अफसरों की अब ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में ज्वाइनिंग होगी। तो पूर्व सैनिक हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो गणेश कोदियाल द्वारा उन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण पर उत्तराखंड में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर अंकिता के माता पिता से बात कर आगे कोई कदम उठाने के बयान पर कांग्रेस को पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि अंकिता के माता पिता तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तब सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई गई। कोदियाल ने कहा कि वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई किसने कराई, ये सवाल भी अनसुलझा रह गया है और सीबीआई जांच के बगैर इसका सच सामने नहीं आ सकता।
अंकिता हत्याकांड पर जारी सियासी बवाल। सीबीआई जांच ही खोलेगी राज, बोले गोदियाल। पीसीसी अध्यक्ष पर महेंद्र भट्ट का हमला जवाबी। अंकिता की आत्मा का कांग्रेस अपमान कर रही। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले पर बवाल जारी है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का स्टैंड साफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हट रही और वो खुद अंकिता के माता पिता से इस संबंध में बात करेंगे और अंकिता के माता पिता जैसा चाहेंगे सरकार उसके अनुसार आगे कदम उठाएगी। वहीं सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि अंकिता के माता पिता तो शुरू से ही इस मामले में न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने तब सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई। गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि अंकिता जिस वनांतरा रिजॉर्ट में रहती थी वहां उसके कमरे को बुलडोजर से ढाकर किसने सबूत नष्ट कराए। गोदियाल ने कहा कि अंकिता मर्डर केस का रहस्य बगैर सीबीआई जांच के सामने आ ही नहीं सकता। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि धामी सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठा रही है, कांग्रेस उसे गलत दिशा में भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश सफल नहीं होने वाली। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ऐसा करके अंकिता की आत्मा का अपमान कर रही है। मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या एसआईटी ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चलें तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। मुद्दा तो कभी भटकना नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूं। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अंकिता के माता पिता से बात कर सीबीआई जांच पर फैसला लेने के बयान के बावजूद कांग्रेस को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं। पीसीसी अध्यक्ष वनांतरा रिजॉर्ट के कमरे पर बुलडोजर कार्रवाई के पीछे कौन रहा और अंकिता की चैट में किस वीआईपी का जिक्र किया गया था, इसके खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच पर जल्दी फैसला लेती है या इस मामले पर उत्तराखंड में मचा घमासान और जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर रात के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई, जिससे ड्राइव कर रहे लोगों को परेशानी भी हुई थी और रफ्तार धीमी करनी पड़ी। कोहरे में हेडलाइट की रोशनी भी साफ नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की कि रात में बेवजह सफर ना करें। अगर यात्रा जरूरी हो तो फॉग लाइट जलाकर चलें और दूसरी गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में उत्तरांचल पंजाबी समाज ने लोहड़ी मेला आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप जलाकर किया। मेले में पंजाबी लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोहड़ी का उत्सव दिखाया गया। राज्यपाल ने पंजाबी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह समाज कोविड के समय लोगों की मदद करके मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश कर चुका है। मैंने पूरे हरिद्वार के पंजाबी समाज को पूरी मानवता की तरफ से धन्यवाद दिया, क्योंकि कोविड के समय में जो आपने कार्य किया था वो बिल्कुल अद्भुत था। जिस प्रकार आपने यहाँ पर हरेक की सेवा की, जिस प्रकार आपने उस वक्त में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की सेवा की, आपने कंटिन्यूअस लंगर लगाया, आपने शमशान घाट और ऐसी जगह के ऊपर में अंतिम संस्कार के जो प्रोग्राम किए थे, वो उसने पूरे
समाज को बहुत टच किया है। मैं तो कहूंगा कि जो पंजाबी यहाँ समाज है हरिद्वार में, उसने एक पूरे मानवता को सबक दिया है कि जब भी हमारे पास में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, तो उस वक्त में हमको किस प्रकार अपने समाज का करना है। आज हमने सचमुच उस पंजाबियत को याद किया, उस पंजाब की परंपरा को याद किया, और आज हमने सबने इकट्ठा संकल्प लिया है कि किस प्रकार हम सेवा करें, जो गुरु नानक देव जी ने कहा। खबर विकासनगर से है, जहां 10 जनवरी से डाक पत्थर में ललकार द चैलेंज नाम का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। ऐसे में आयोजकों ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। टूर्नामेंट का मुख्य मकसद युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। ये टूर्नामेंट करीब 22 दिनों तक चलेगा और इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी। देखिए 10 वर्षों से ये ललकार द चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। इस बार थोड़ा भव्य रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है और एक अच्छे प्राइज रखे गए हैं कमेटी द्वारा। और हम सभी का ये विश्वास है कि अन्य प्रदेशों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, हरियाणा, अन्य राज्यों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए खिलाड़ी आते हैं और इस क्षेत्र को एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह का टूर्नामेंट कराते रहें, ताकि जो युवा जो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी हम लोग एक जागरूकता खेल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो वहीं ऋषिकेश के विस्थापित कॉलोनी के रहने वाले अंकुर दत्त शर्मा ने बताया कि उनके इलाके में कुछ बिल्डर बिना अनुमति की दुकान और ऑफिस की इमारतें बना रहे हैं। उनका कहना है कि इन निर्माणों के लिए जरूरी एनओसी और नक्शा पास नहीं हुआ है। अंकुर दत्त शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली। उन्होंने शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज की गई। ऋषिकेश विस्थापित क्षेत्र में लगभग 3 बिल्डिंग निर्मित हैं, जिनके नाम है वीरभद्र अपार्टमेंट, 298 द गंगेस और 85 द गंगेस। तीनों ने मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। 9 में किसी विभाग से एनओसी ली गई है, ना एमडीडीए का नक्शा पास है। और 85 द गंगेस जो बिल्डिंग है वो तो बल्कि सीवर लाइन के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसकी आज तक विभाग भी मुझे सूचना नहीं दे रहा है। मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंग बन कैसे गई? दूसरी चीज, बन गई तो विभाग क्या सोया हुआ था? तीसरी चीज, जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र देने के बाद भी विभाग ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? एसएसपी को मैंने एक पत्र लिखा है। जब मैं इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांग रहा था सूचना, तो मेरे घर पर हमला हुआ था दिनांक 4 नवंबर 2025 को। कुछ 4-5 लोग घर में हथियार लेकर घुस गए थे कि ये जो तू सूचनाएं मांग रहा है, ये मांगना बंद कर दे वरना तेरा कत्ल करा देंगे। तो मुझे डर है कि हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कत्ल भी हो सकता है, मुझे पुलिस से साझ करके बंद भी कराया जा सकता है, या कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो हरिद्वार के सडकुल क्षेत्र में देर रात खनन विभाग ने रहो नदी में छापेमारी की और ये कार्रवाई अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी की गई। विभाग को देखते ही अवैध खनन करने वाले लोग मौके से भाग गए। विभाग ने नदी में चल रही खनन गतिविधियों की जांच की। ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से ये जानकारी, जहां रहो नदी में खनन विभाग की छापेमारी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अवैध खनन करने वाले माफिया वहां से फरार हो गए। जब प्रशासन वहां पर पहुंचा, खनन विभाग ने रहो नदी में जांच की, क्योंकि लगातार वहां से खबरें आ रही थी खनन की, और ऐसे में वहां पर विभाग की ओर से छापेमारी की गई। अवैध खनन करने वाले माफिया फिलहाल वहां से नदारद मिले। तो ये अपडेट वहां से खनन विभाग ने रहो नदी में जांच की। तो रहो नदी से लगातार अवैध खनन की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। तो वहीं ऋषिकेश में एम्स के पीछे करीब 1 बीघा वन भूमि पर हो रहे कब्जे पर वन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया। वन विभाग की टीम ने कब्जा कर बनाए गए 3 सेट को ध्वस्त कर दिया। कब्जाधारी को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। पूरा वो मामला ये है कि पहले भी इसने अतिक्रमण करा था यहाँ पे, फिर हमने तोड़ा था, फिर इसने ये 3 सेट बनाए, हमने उस पर ध्वस्तीकरण कर दिया। अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई? अब कार्रवाई, आगे की कार्रवाई अब देखेंगे। तो वही चमोली डीएम गौरव कुमार ने जिले के सीमांत क्षेत्र नीति वैली का भ्रमण करते हुए टिमरशहर महादेव के दर्शन किए और इस दौरान जिलाधिकारी ने तपोवन से नीति वैली तक मार्ग में पड़ने वाले वाइब्रेंट गांवों में विकास कार्यों की जानकारी ली। डीएम ने देश विदेश के पर्यटकों से
टीमर श्रैन, महादेव और नीति वैली भ्रमण की अपील की। डीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को आध्यात्मिक शांति के साथ प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। नीति वैली में अवस्थित हमारा टिम्बर श्रैन महादेव केंद्र है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, ओली आते हैं, जोशीमठ आते हैं, तो टूरिस्ट यहाँ भी आ रहे हैं। इससे कल में आज यहाँ पर भगवान के दर्शन किए गए, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। यद्यपि पर्यटन द्वारा यहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है, सभी लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम किया जा सकता है। चलिए बुलेटिन बस इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। वक्त छोटा सा ब्रेक का, देखते रहिए खबर। नमस्कार।